जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, आज फिर मैं वही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो अडानी जी के मामले में जो वहां के अमेरिका के कोर्ट ने इंडिक्टमेंट किया है और जो एफबीआई, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है वैसे अमेरिका के अंदर एफबीआई है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है उनके यहाँ एसईसी है, उन लोगों ने करीब 2.5 साल की जांच करने के बाद ये पाया कि जो अडानी जी की कंपनी है उसने केवल घूस का मामला नहीं है, ये धोखाधड़ी का मामला है और भयंकर धोखाधड़ी का मामला है। और इस धोखाधड़ी के मामलों में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर अमेरिकन कानून के हिसाब से देखा जाए तो इसमें करीब 50 साल की सजा है। तो पहली बात तो यह समझने की आवश्यकता है कि ये केवल घूस का मामला नहीं है, जैसे कुछ लोग भारत में ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मामले में ऐसी कौन सी खास बात है, घूस तो हिंदुस्तान के अंदर सब लेते देते हैं और अगर अडानी जी ने घूस दी है तो कौन सी बड़ी बात है। अरे हमने तो हिंदुस्तान में ये देखा है 50 रुपए के घूस लेते हुए पकड़े हुए बस कंडक्टर और ड्राइवर जो है वो 5-5, 6-6 साल जेल में रहे हैं। लेकिन यहां 2200 करोड़ के धोखाधड़ी को लोग घूस और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घूस नहीं है, ये धोखाधड़ी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पीएमएलए का मामला है और ये ईडी की इंक्वायरी के लिए पर्याप्त है। बताता हूं कैसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट के कुछ नियम हैं, भारतीय स्टॉक मार्केट के कुछ नियम हैं और इसमें कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट के कुछ डिस्क्लोजर्स हैं और भारतीय स्टॉक मार्केट के डिस्क्लोजर्स हैं और इन डिस्क्लोजर्स में आप एक लिस्टिंग एग्रीमेंट करते हैं अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर आप वहां लिस्टेड हैं और भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर आप यहां लिस्टेड हैं, और उन एग्रीमेंट्स का आपको पालन करना पड़ता है। तो अडानी जी ने जो बाकी पावर प्रोजेक्ट्स में किया हिंदुस्तान के अंदर और हम कंज्यूमर्स को लूटा, वही चीज ये जो सोलर पावर का मामला था इसके अंदर किया गया। पावर प्रोजेक्ट पे कैसे हम लोगों को लूटा गया पता है आपको? गुजरात के अंदर यह पर्दाफाश हुआ कि वहां पे सरकार को करीब 6-7 हजार करोड़ का धोखा दिया है अडानी जी की कंपनियों ने, और ये केवल गुजरात में नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान में दिया, हर स्टेट के अंदर दिया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने स्टेट पावर कॉरपोरेशन से एक समझौता किया कि अडानी की कंपनियां बिजली बनाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट को बेचेंगी और एक दाम तय किए, लेकिन उसमें एक क्लॉज लगा दिया कि अगर कोयले के दाम बढ़े तो बिजली के दाम उसी के हिसाब से बढ़ जाएंगे और घटे तो घट जाएंगे। अच्छा, एक नियम भारत सरकार ने और बना दिया पहले कि साहब इंपोर्टेड कोल की बहुत आवश्यकता है, बिना इंपोर्टेड कोल के पावर जनरेशन नहीं होगी। तो एक तरह से हर राज्य सरकार के ऊपर यह बोझा डाला गया कि इंपोर्टेड कोल आपको लगा, जबकि भारत के अंदर कोल की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इंपोर्टेड कोल इसलिए लेने का बाध्यता डाली गई भारत सरकार द्वारा कि अडानी जी की कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में पता नहीं कहां कोयले की खदानें ली थी, जो भी कंट्रोवर्शियल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोयले की खदानें ली थी उस पर भी कंट्रोवर्सी है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उस पर भी जांच पड़ताल कर रही है। अब अडानी जी ने किया क्या जो गुजरात के मामले में स्पष्ट हुआ? उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जो कोयला उदाहरण स्वरूप 100 रुपए का खरीदा ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से, उसको कहा कि हमने 400 रुपए का खरीदा। अच्छा, क्योंकि क्लॉज के अंदर था कि कोयले के दाम पे बिजली के दाम डिपेंडेंट होंगे, तो अगर 100 रुपए का कोयला 100 रुपए का दिखाया जाता तो बिजली के दाम हम लोगों को कम पड़ते, लेकिन क्योंकि कोयले के दाम ओवरशूट किए गए, ओवर इनवॉइस किए गए, इसलिए कंज्यूमर्स के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स के ऊपर बोझा पड़ा और हमने बिजली के ज्यादा दाम दिए, जबकि वास्तविकता ये 100 रुपए का कोयला था तो बिजली महंगी ना खरीदनी पड़ती, लेकिन क्योंकि उसको 400 रुपए दिखाया गया, दिया नहीं गया, दिखाया गया,
क्योंकि कोयला निकालने वाली कंपनी, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली सारी कंपनियां अडानी जी की। तो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में लाया गया हमसे, लेकिन क्योंकि उसको दिखाया 400 रुपए में गया, तो हमें महंगी बिजली मिली, और 300 रुपए जो एक्स्ट्रा बनाए अडानी जी ने, वो हवाला के माध्यम से इंडियन शेयर मार्केट में ऑफशोर कंपनीज और शेल कंपनीज के माध्यम से आ गए। अच्छा, यही इन्होंने करने का प्रयास किया इस सोलर प्रोजेक्ट्स में। इन्होंने क्या किया कि आप जानते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट लगाएंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो पहले आपको यह अंदाजा बनाना पड़ता है कि भाई कितने की प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, कितने का प्रोजेक्ट होगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। और अगर ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो ये 100 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा, कितना पैसा प्रमोटर खुद लगाएगा, माने जो कंपनी शुरू कर रहा है वो कितना लगाएगा, उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कितना लगाएंगे। अगर वो पर्याप्त है तो कोई परेशानी, लेकिन अगर पर्याप्त नहीं है तो शेयर मार्केट में आएगा, पब्लिक इश्यू लेके आएगा, पब्लिक से पैसा उठवाएगा, और बाकी जो बचेगा, मान ली 100 करोड़ में 40 करोड़ उसने मार्केट से उठाया आपने, और मार्केट से उठाया, और 60 करोड़ का उसने लोन ले लिया, 100 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट टाई अप हो गई। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का टाई अप होना इक्विटी होल्डर्स के लिए भी बहुत आवश्यक है और लोन देने वालों के लिए भी बहुत आवश्यक है। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और कोई आदमी मुझसे आगे कहे कि साहब मैंने 60 करोड़ का इंतजाम कर दिया है, तो मैं कहूंगा भाई 60 करोड़ का इंतजाम किया है, प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, तो ये तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 अठन्नी नहीं दूंगा। हाँ, पहले आप ये मुझे लेटर्स दिखाओ, डाटा दिखाओ कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए तुमने इक्विटी और डेट में 100 करोड़ का इंतजाम कर लिया है, और पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही मैं इसमें चवन्नी दूंगा। अब इन्होंने क्या किया कि अमेरिकन शेयर होल्डर से अमेरिका में गए। अमेरिका के अंदर एक इनकी ही सिस्टर कंपनी है अडानी एज्योर करके, जो उस समय अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। उस कंपनी ने वहां के इन्वेस्टर से पैसा उठाया, करीब 13,500 करोड़ का। अच्छा, पैसा उठाया तो मानी बात है कि कुछ गारंटी दी। अमेरिकन लॉज के हिसाब से, वहां के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लॉज के हिसाब से उनको ये बताना था कि हम आपके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, कोई घूसखोरी नहीं करेंगे, कोई घूस नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो पैसा आपसे उठा रहे हैं इसका उपयोग केवल प्रोजेक्ट के लगाने के लिए करेंगे। हो गया। तो जो अडानी एज्योर करके कंपनी थी और अडानी जी थी, इन लोगों ने ये आपस में निर्णय लिया कि भाई जो भारत के अंदर हम ये पैसा ले जाके प्रोजेक्ट लगाएंगे उसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आएगी, और ज्यादा कॉस्ट को कवर करने के लिए हमको पावर के रेट ज्यादा रखने पड़ेंगे, और उस पावर रेट पे ये पावर कॉर्पोरेशन की कंपनियां जो है तैयार नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने डिसाइड किया कि घूसखोरी तो हम करेंगे, घूस तो हम देंगे। तो उन्होंने भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी थी जिसके स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जगह थे, उनसे कहा कि भाई अगर जिस रेट पे आप पावर खरीदते हैं उससे लेंगे तो हमारा तो प्रोजेक्ट वाबिल नहीं होगा, आप रेट ज्यादा लीजिए, और जितना रेट ज्यादा लेंगे उतना कमीशन, उतनी घूस हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से आपने जो अमेरिकन लॉस थे कि आप कोई घूसखोरी नहीं करेंगे उसका उल्लंघन कर दिया, तो लिस्टिंग नॉर्म्स का उल्लंघन कर दिया, लिस्टिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया, अमेरिकन कानून का उल्लंघन कर दिया। अब जब ये अमेरिकन कानून का उल्लंघन हुआ और उन लोगों को ये बात पता चली कि आपने, अच्छा उनके यहां तो जानते ही सर्वेलेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उन्होंने गौतम अडानी जी के भतीजे सागर अडानी जी को पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, मतलब उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी 2.5 साल पहले। अच्छा, जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो उनके जो गैजेट्स थे उनको रिकवर किया वहां के एफबीआई ने, जैसे हमारे यहां सीबीआई वैसे एफबीआई, और उन डॉक्यूमेंट से उनको यह पता चला कि उन इक्विपमेंट्स के अंदर, उन गैजेट्स के अंदर ये सागर अडानी ये ट्रेस करते थे कि हिंदुस्तान में जो घूस दी गई है वास्तविकता में दी गई है कि नहीं दी गई है, उसके वो प्रूफ रखते थे अपने पास, जो पुलिस के हाथ में लग गए, जो एफबीआई के हाथ में लग गए। तो ये प्रूव हो गया 2.5 साल की इंक्वायरी के बाद कि अमेरिकन इन्वेस्टर से जो पैसा उठाया गया उसका एक बड़ा पार्ट 2200 करोड़ रुपए भारत के अंदर अधिकारियों को और नेताओं को घूस देने में यूज हुआ। तो ये मामला केवल घूस देने का नहीं हुआ, ये मामला ये हुआ कि आपने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से जो पैसा उठाया
और वहां के लिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो आपको करना था कि उस पैसे का उपयोग घूसखोरी में नहीं करना था, वो आपने घूसखोरी में किया, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया, कानून का उल्लंघन हो गया। और आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर लॉस कितने सीरियस हैं वहां पे। तो अगर आप मान लीजिए अमेरिकन हैं और किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या सरकारी कंपनी सरकारी अधिकारी हैं और आपके पास कोई गोपनीय सूचना होती है जिससे पता चलता है कि कोई कंपनी के शेयर बढ़ेंगे घटेंगे, और ये बात आप फोन पे या किसी तरह से भी पाए गए कि आपने अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को पैसा कमाने के लिए उसका यूज किया, तो 20-20, 25-25 साल की सजा होती है। कई हिंदुस्तानियों को भी हुई है। वहां के ये इनसाइडर ट्रेडिंग कही जाती है। तो वहां के लॉस तो इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो क्योंकि वहां लिस्टिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ तो एफबीआई ने, अब वहां के कोर्ट्स ने सारे डॉक्यूमेंट देखे और उसके बाद ये कहा कि गौतम अडानी जी और 8 लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग संलिप्त हैं। लेकिन हो सकता है कि जो 8 लोग हैं संलिप्त, ये सारे के सारे सीरियसली उसमें इन्वॉल्व ना हो। कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देने में मदद की हो और बाद में वो छूट जाएं और 2-1 लोग जो असली इन्वॉल्व हैं, सागर अडानी जैसे, वो फंस जाएं। तो अमेरिकन लॉस का तो ये मामला है। अच्छा, अब उन्होंने सम्मन किया है तो आपको जाना तो पड़ेगा। अच्छा, ये केवल अब मसला अमेरिकन लॉस का नहीं हो गया, अमेरिकन कोर्ट्स का ना हो गया, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने ये सम्मन दे दिया और वहां के 2.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सम्मन इश्यू हुआ, तो भारत के भी जो एजेंसीज थी उनके भी कान खड़े हुए, क्योंकि वो भी मामले में फंस सकते हैं। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो अमेरिकन कोर्ट उनको भी सम्मन कर सकती है। अब हिंदुस्तान की कौन कौन सी एजेंसीज हैं? सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस का भारत के अंदर क्या काम होता है? अगर आप कोई भी अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के मार्केट से पैसा उठाते हैं, शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो एक लिस्टिंग एग्रीमेंट में दस्तखत करते हैं और लिस्टिंग एग्रीमेंट में यह कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा, जो भी सूचना होगी, जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे, हम स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करेंगे। कोई भी चेंज होता है, जब आप पैसा उठाते हैं, जब आपका इश्यू आता है, उस समय भी, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, आप मान लीजिए मार्केट से 100 करोड़ रुपए अपनी कंपनी के लिए उठाना चाहते हैं, मान लीजिए, और मान लीजिए आप पे 6 डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, उदाहरण ले रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अच्छा, उसमें आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि मेरे को 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए चाहिए और मेरे पे 6 डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, उसमें से भी कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। वो कहेगा ठीक है, आपने डिस्क्लोजर दे दिया, डिस्क्लोज कर दिया कि आप पे मुकदमे चल रहे हैं और आपने बात स्पष्ट कर दी। अब अगर निवेशक चाहता है पैसा देना तो दे, नहीं देना चाहता न दे। लेकिन अगर आप कोई सूचना छुपाते हैं और डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो यह बड़ा सीरियस ऑफेंस है। क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं कि अगर आप मान लीजिए गलत मार्कशीट और नकली मार्कशीट देके कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें तो धोखाधड़ी है, क्योंकि आपने मिसगाइड किया, झूठा शपथ पत्र दिया, आपने कहा कि आप एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस है और आप नहीं है, ये धोखाधड़ी है। लेकिन ये धोखाधड़ी छोटे लेवल की है, इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने चेक किया वो इन्वॉल्व है और आप इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से करोड़ों लोगों का पैसा उठाते हैं और वहां पे आप ये बात छिपाते हैं और जो वहां के अमेरिका के लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसके तोड़ में, उसके उल्लंघन में आप यहां पे घूस देते हैं जो वहां नॉर्म अलाउड नहीं है करप्शन प्रैक्टिस के अंतर्गत, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां के इन्वेस्टकों से धोखाधड़ी करते हैं। अच्छा, भारत में कैसे धोखाधड़ी करते हैं? भारत में अब स्टॉक एक्सचेंजेस भी इंक्वायरी कर रहे हैं, सेबी भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका के अंदर अडानी जी को पता था कि 2.5 साल से उनके और उनके परिवार और सागर अडानी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, तो ये सूचना, ये डिस्क्लोजर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को और सेबी को क्यों नहीं दिया? इसका मतलब यह है कि आपने न केवल अमेरिकन लॉस का उल्लंघन किया, भारतीय लॉस का भी उल्लंघन किया।
अगर आप बता देते 2.5 साल पहले कि साहब इस तरह से मेरे ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है, कोई बात नहीं थी। लेकिन आपने बात छिपाई, क्योंकि इंक्वायरी कंक्लूड अब हुई, सम्मन अब इशू हुआ, लेकिन चल तो 2.5 साल से रही थी, तो आपको बताना चाहिए था भाई। जैसे अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और आप कन्विक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, कन्विक्टेड नहीं, लेकिन लिखेंगे a case is going on in the court but I am not convicted, it is trial is still to be done, but you have to disclose as to whatever is the right situation। तो इसका मतलब यह है कि आपने न केवल अमेरिकन इन्वेस्टर से धोखाधड़ी की, वहां के लॉज का उल्लंघन किया, भारत के भी इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की, क्योंकि इस बीच में 2.5 साल के अंदर सारे एलआईसी ने, म्यूचुअल फंड्स ने, इन्वेस्टर्स ने अडानी के शेयर खरीदे और बेचे। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी, ये डिस्क्लोज उनको नहीं था कि अडानी की कंपनी में, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी के कंपनी में 2.5 साल से अमेरिका के अंदर इंक्वायरी चल रही। अगर ये बात पता होता तो हो सकता है वो शेयर खरीदते, हो सकता है शेयर न खरीदते, तो आप पे कानूनी शिकंजा न कसता। जैसे मैंने पहले बताया कि मुकदमे चल रहे हैं डकैती का, ठीक है बता दीजिए, उसके बावजूद अगर लोग पैसा देना चाहते हैं दे, खरीदना चाहते हैं खरीदे, बेचना चाहते हैं बेचें। लेकिन अगर आप ये छिपाते हैं कि आपके ऊपर 2.5 साल से एक मुकदमा अमेरिका के अंदर चल रहा है, इसका माने आपने भारतीय निवेशकों के साथ भी धोखाधड़ी की, अमेरिका के अंदर अमेरिकन लॉस का उल्लंघन करके वहां के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की, और भारत के अंदर ये डिस्क्लोज न करके कि 2.5 साल से मुकदमा चल रहा है, आपने भारतीय निवेशकों के साथ भी धोखाधड़ी की। तो यहां के स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का भी नियमों का उल्लंघन आपने किया। तो प्रश्न ये उठता है कि अब क्योंकि ये बात डिस्क्लोज हो गई है तो कानून का उल्लंघन तो हो गया, दंड तो मिलेगा। लेकिन जो असली समस्या है, जिसको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, वो ये है कि अडानी जी के पास आज हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप जानते हैं कि उसमें कैपिटल बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, और पैसे की मानी बात है कि भारतवर्ष में कमी है। हमको एफडीआई चाहिए, हमको अमेरिकन निवेश चाहिए, हमको चाइनीज निवेश चाहिए, हमको दूसरे देशों का निवेश चाहिए, दूसरे देशों से पैसा चाहिए, और यहां पे दूसरे देशों के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया है। तो अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी जी को कंप्लीट करना है और 60,000 करोड़ विदेशी निवेशकों से उठाना है, तो अमेरिकन इस केस के बाद कौन अमेरिका विदेशी निवेशक उसमें पैसा लगाएगा? और जब तक पूरे 1 लाख करोड़ के मीन्स टाई अप नहीं हो जाएंगे, बने प्रोजेक्ट फाइनेंस में कहां से कितना पैसा आएगा, तब तक कोई क्यों पैसा देगा? और पैसा नहीं देगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होंगे? अच्छा, ये तो हो गया लोन के बारे में, विदेशी लोन के बारे में, इंडियन बैंक्स के लोन के बारे में। अच्छा, इंडियन बैंक्स के साथ समस्या ये हो गई है कि जितना लोन वो दे सकते थे उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब इस डिस्क्लोजर के बाद की कोर्ट ने सम्मन किया है, अब बैंक भी अगर लोन देंगे तो उनके चेयरमैन और एमडी भी कल प्रश्न चिन्ह में आ जाएंगे कि आपने ये सब जानते बूझते लोन क्यों दिया। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि आप शेयर मार्केट से पैसा उठाएं। अब मान लीजिए आपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें और ये कहें कि साहब इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो आपको कौन पैसा देगा? भारतीय निवेशक क्यों पैसा देगा जब उसको पता है कि भाई अमेरिका भी निगाह गड़ाए बैठा है, सेबी भी बढ़ाए बैठा है, स्टॉक एक्सचेंज भी गड़ाए बैठे हैं। तो जब पैसा इक्विटी से भी नहीं मिलेगा और डेट से भी नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा? प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका अच्छा फिर और नई नई चीजें हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोल माइंस हैं उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, केन्या ने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिए हैं, श्रीलंका ने कैंसिल कर दिए हैं, अमेरिकन कोर्ट ने इंडिक्टमेंट नोटिस भेज दिया है और वहां 21 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। तो जब आपके प्रोजेक्ट जिसमें आपने पैसा लगा दिया था और खर्च कर दिया था वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए तो पैसा तो डूब ही गया, वो तो गया गड्ढे में। और इसके अलावा जो अब प्रोजेक्ट्स को जो आपने नए नए प्रोजेक्ट उठा लिए थे, आपने सोचा था कि नए प्रोजेक्ट उठाएंगे, शेयर मार्केट से पैसा उठाएंगे, विदेश से पैसा उठाएंगे और इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। पैसा तो आएगा नहीं तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होंगे? नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे कैसे? पैसा नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होंगे तो यहां डिफॉल्ट हो जाएगा और जो आपकी सरकारी एजेंसीज हैं आप पे फाइन ठोकेंगी। तो ये अच्छा, फिर आपने 2.5-3 लाख करोड़ का लोन इंडियन बैंक से ले रखा है, भारतीय निवेशकों का पैसा ले रखा है, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा हुआ है। तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे और इनकी वायबिलिटी नहीं होगी और आपको परेशानी में आप पड़ेंगे
तो आप ही केवल परेशानी में नहीं पड़ेंगे, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी परेशानी में पड़ जाएगी, भारत की बैंकिंग सिस्टम भी परेशानी में पड़ जाएगा। तो मैंने अभी सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट सोशल मीडिया में चल रहा है कि भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमें आपको जो सेविंग बैंक में 2.5, 3.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक में, उसको घटा के 0% कर दिया जाए, जिससे 3-3.5% की जो मार्जिन है वो निवेशकों को भुगतना पड़े उसका लॉस, और अडानी जी के मामले में जो स्टेट बैंक ऑफ पीएनबी और बाकी कमर्शियल बैंक्स को नुकसान होगा उसकी भरपाई की जा सके। तो भरपाई जो भी होगी इस लॉस की बैंक्स को, उसकी भरपाई हमें हमसे आपसे उसी प्रकार की जाएगी जैसे अभी ये आशंका है, जैसे पावर में जो इंपोर्टेड कोल की बाध्यता बनाई गई, इंपोर्टेड कोल लाया गया, उसको ओवर इनवॉइस कराया गया, उस पे ब्लैक मनी जनरेट हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और उसके बाद वो पैसा ऑफशोर कंपनी और बाकी चीजों जो इंडियन शेयर मार्केट में लगा, सारे घपलेबाजी हुई। जो हिडनबर्ग ने कहा था बात तो अप्रूव हो रही है। अब हिडनबर्ग ये भी कह रहा है कि 1 हफ्ते बाद वो और कुछ डिस्क्लोजर करने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जो अडानी जी का मामला है ये घूस देने का मामला नहीं है, जो लोग यहाँ कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है, ये है धोखाधड़ी का मामला और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला, और जो वहां के स्टॉक एक्सचेंजेस के लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन करने का जो बहुत सीरियस चार्ज है। और अगर लिस्टिंग एग्रीमेंट के उल्लंघन पे लिस्टिंग खत्म कर दी जाए किसी कंपनी की, तो आपका 10 रुपए का शेयर जो 1,000 रुपए में चल रहा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि फिर ट्रेडिंग नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो मामला काफी गंभीर है, काफी भयंकर है, और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र कौन जीता, झारखंड कौन जीता, हरियाणा कौन जीता, इन सब बात को छोड़कर हमें आपको अब ये कंसंट्रेट करना चाहिए कि अडानी जी जो समस्या में फंसे हैं उससे अडानी जी कैसे निकलेंगे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे निकलेगा, भारतीय निवेशक कैसे निकलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे निकलेगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।